हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरियल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 28 है, जिसमें हम डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डलहौजी जो है वो आपका गवर्नर जनरल था इंडिया का 1948 से लेके 1956 तक। ठीक है, डलहौजी 1848 से लेके 1948 नहीं, 1848 से लेके 1856 तक ये जो था यहाँ का गवर्नर जनरल था। इसकी फोटो लगा देती हूँ मैं। वेट, ये है, देखो। अगर मैं डलहौजी का नाम लूं तो आप लोगों के दिमाग में दो चीजें आती है, एक तो आपका ट्रेन, दूसरा है आपकी पोस्टल सिस्टम। है ना? आपको क्या लगता है कि इस बंदे ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, इंडिया को ट्रेन दिया है, पोस्टल सिस्टम दी है। ऐसे कुछ भी बढ़िया काम नहीं किया है इसने। सबसे पहले तो ये जो गलत फहमी है वो हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये गलत फहमी क्यों है? ट्रेन और पोस्टल सिस्टम ये अपने फायदे के लिए लेकर आए थे इंडिया में। ठीक है, अपने फायदे के लिए लेकर आए थे इंडिया में। ये चाहते थे कि हर चीज सिस्टमैटिक हो, यहाँ से जो भी सामान लूटा जा रहा है वो जल्दी से जल्दी इंग्लैंड पहुंचे, जल्दी से जल्दी यूरोप में पहुंचे, वहां पे बेचा जाए और पैसे कमाए जाए। इस वजह से ट्रेन आई थी। क्या इसने जो ट्रेन लेकर आया था वो पहली ट्रेन थी इंडिया में? तो नहीं, वो पहली ट्रेन नहीं थी, लेकिन वो पहली पैसेंजर ट्रेन थी। मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो लोग भी उसमें बैठ सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। लेकिन इसने इसके जो दो एक ऐसे बड़े बड़े पॉलिसीज थे जिसने पूरे इंडिया को इसके अंडर एक तरह से इंडिया को पूरी तरह से इन्हें इसने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। एक थी आप इसकी एक पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या पॉलिसी है? इस पॉलिसी के अंतर्गत इसने इसने क्या किया था, इसने कहा कि कोई भी राजा रानी जिसका अपना खुद का, ठीक है, बायोलॉजिकल बेटा या बेटी नहीं है, वो राजपाट हम कब्जा कर लेंगे। कोई भी अडॉप्टेड चाइल्ड जो होगा वो थ्रोन पे नहीं बैठेगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके चक्कर में इसने बहुत सारे जो स्टेट्स है, जैसे हमारा महाराष्ट्र का जो स्टेट है सातारा स्टेट, वहां पे अप्पा साहिब जी थे, उनसे उनकी पूरी राजपाट छीन लिया। झांसी से, झांसी का जो झांसी है, वहां झांसी का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, झांसी की राजा रानी की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। उस बच्चे को वो राजा बनाना चाहते थे झांसी का। ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो पॉलिसी लेकर आया था डलहौजी, इसने कहा कि मेरी इस पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई राजा रानी अपना खुद का बायोलॉजिकल बेटा या बेटी नहीं है उनके पास, और किसी अपने ही घर के कोई जैसे कोई राजा है, उसने अपने ही भाई के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, बहन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया और उसको राजा की उपाधि दे दी, या फिर उसको अपना पूरा राजपाट देने की बात रखी, वहां पे वो नहीं चलेगा, ऐसे इसने कहा। और उसी के तहत उसने बहुत सारे स्टेट जो है उसको कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी के तहत ही इसने जो है बहुत सारे स्टेट को कब्जा कर लिया था। 1854 तक तो ये पूरा फैल ही चुका था। ठीक है, और एक पॉलिसी लेकर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस। अब ये क्या पॉलिसी है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस ये जो पॉलिसी है, इसमें इसने क्या कहा कि कोई राजा रानी अगर अपना राजपाट सही तरीके से नहीं संभाल रहा है, और हमको पता चल रहा है कि वो अब जो है इट्स नॉट इलिजिबल, या फिर कहो कि वो अब उस राजपाट संभालने के लायक नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। समझ रहे हो कि मतलब अगर आप कोई भी, अब ये तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्न जो था ये तो बहुत ही भयानक पॉलिसी थी। ये किसी को भी लागू कर सकता था, कह सकता था कि यार आप तो सही काम नहीं कर रहे हो, लग रहा है कि आप जो है सही से राजपाट नहीं संभाल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, आप पे कब्जा कर लेंगे। आप क्या करो, आप राजगद्दी पे बैठे रहो, लेकिन लेकिन राज किसका होगा? राज हमारा होगा, ब्रिटिश का होगा, क्राउन का होगा, और आपको उसकी सैलरी मिलती रहेगी, ना कि पूरा का पूरा राजपाट मिलेगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दो ऐसी पॉलिसीज थे जिसके लिए जो ये लॉर्ड डलहौजी है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। चलो, 1848 से लेके 1856 तक था, ये बहुत दिनों तक था यहाँ पे। तो इसने क्या किया था पता है क्या? शिमला जो है, शिमला, ठीक है, शिमला को आपकी समर कैपिटल भी एक तरह से अनाउंस कर दिया था। शिमला को समर कैपिटल, मतलब जो समर सेशन होते थे पार्लियामेंट यहाँ पे, जो भी राजपाट चलता था ब्रिटिश का, तो जो भी समर सेशन चलता था वो उसने शिमला में ट्रांसफर कर दिया था, ही अनाउंस्ड। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इनको गर्मी से बहुत नफरत थी। ये लोग थोड़ा लाइक ये ठंडे जगह से रहने वाले थे ना, बर्फ में रहने वाले थे, तो यहाँ पे यहाँ की गर्मी इनको सहन नहीं होती, तो ये समर में एक तो साउथ इंडिया की तरफ भाग जाते थे,
या फिर नॉर्थ इंडिया के एकदम ऊपर जम्मू कश्मीर भाग जाते थे। तो इसने क्या किया कि शिमला को समर कैपिटली एक तरह से अनाउंस कर दिया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है, कौन सा वॉइस राय था या फिर कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने शिमला को एज अ समर कैपिटल अनाउंस कर दिया था। तो ये था लॉर्ड डलहौजी। ही अनाउंस शिमला एज अ समर सेशन कैपिटल। ठीक है, इसके टाइम पे सेकेंड आपका बर्मा वॉर हुआ था, इंडो बर्मा वॉर। ठीक है, इंडो बर्मा वॉर हुआ था, इसी के टाइम पे हुआ था, 1852 की बात आ रही है। ठीक है, और इसमें क्या था, लैम्बर्ट इसका एक कमांडर था, डलहौजी का एक कमांडर था लैम्बर्ट करके। लैम्बर्ट ने लीड किया था इस वॉर को। लैम्बर्ट लीड द वॉर। ठीक है, और ये जीत गए थे, ये लोग जीत गए थे, और इसने बर्मा भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, एंड ही कैप्चर्ड बर्मा। बर्मा इसने बहुत एक्सपेंशन किया था। ठीक है, बहुत एक्सपेंशन किया था। डलहौजी के आने से पहले क्या था कि एक्सपेंशन तो था ब्रिटिश का, लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं कहते थे लोगों को कि तुम राजा रानी बने रहो, लेकिन हम आपको सैलरी की तरह सैलरी देंगे, या फिर कि क्राउन का राज होगा। आपको कहना पड़ेगा कि जो महारानी है वो हमारी भी महारानी है, इस तरह से कहना पड़ेगा। तो ये डलहौजी के टाइम से शुरू हुआ था इस तरह से। ठीक है, 1850 में इसने सिक्किम भी जीत लिया था, ये भी एक नोट डाउन करके लिख लो। 1850 में ही वोन सिक्किम ऑल्सो। ठीक है, सिक्किम जीत लिया था, और फिर थोड़े दिनों बाद सिक्किम इनसे अलग हो गया। और फिर हमारे साथ कब जुड़ा हो पता है, सिक्किम हमारे इंडिया में कब जुड़ा, 1975 में जुड़ा। कब जुड़ा, 1975 में जुड़ा। लेटर रिजॉइंड इन 1975। ठीक है, 1975 की बात है, 1975 76 ये भी कर लो ऐसे, 1975 76 ये सालों में जुड़ा ये। ठीक है, ये सारी चीजें। और he is best known for his policies. He is best known for his policies of doctrine of lapse, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था कि अगर आपका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो नहीं बैठेगा राजगद्दी पे। नो अडॉप्टेड चाइल्ड shall be the heir of a throne। ठीक है, थ्रोन मतलब राजगद्दी आपकी, थ्रोन। और दूसरी कौन सी पॉलिसी थी इसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस। इसमें क्या था कि इफ यू आर नॉट एबल, if king or queen are not able to good functioning या good governance of his or her state, then we will handle it। ठीक है, कौन हैंडल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसमें इसने कितने स्टेट्स है जिनको एक तरह से अपने अंदर ले लिया। तो एनेक्सेशन, कब्जा कैसे किया, देखो इसने, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इम्पोज हुई थी सातारा पे। ठीक है, 1848 में सातारा आते ही इसने काम शुरू कर दिया था, फर्स्ट इम्पोज। और सातारा इन्होंने लिया था अप्पा साहेब से। ठीक है, अप्पा साहेब, सातारा कहाँ पे पता है ना, हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, सातारा इज इन महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया कि अप्पा साहेब से जो है छीना था ये, क्या कहेगी कि अप्पा साहेब की कोई अपनी औलाद नहीं है और कोई अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं बैठेगा थ्रोन के ऊपर,
तो आप करो कि ये काम हमें सौंप दो, हम संभालेंगे आपका पूरा का पूरा राजपाट। तो अगर आपको पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ इम्पोज हुआ था, तो सातारा में इम्पोज हुआ था। कब? 1848 में। सातारा इज इन महाराष्ट्र। और ये कहाँ से इन्होंने छीना था? अप्पा साहेब से इन्होंने ये छीना था। फिर बाद में 1853 में आपका जो है झांसी भी छीना इन्होंने, इसी बेसिस पे कि इनका कोई बायोलॉजिकल बेटा या बेटी नहीं है, झांसी। और फिर बाद में 1854 में, ठीक है, तुरंत 1854 में इसने नागपुर, आपका जयपुर, आपका संबलपुर, उदयपुर, उदयपुर उस टाइम पे ऐसी स्पेलिंग थी उसकी, ठीक है, उदयपुर, ये सारा कुछ छीन लिया, ठीक है, ये सारा कुछ छीन लिया। और क्या बताया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी बताई, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस के चक्कर में इसने 2 स्टेट्स छीने थे ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्न। पंजाब छीना था इसने, ठीक है, पंजाब 1849 में। पंजाब आपके जो महाराजा थे, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद ये गया था कि हाँ अब कोई यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, अब जो है यहाँ पे हम लोग ये अपना पूरा जो राजपाट है पंजाब का वो हमारे अंडर लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। और 1856 में इसने अवध भी कब्जा लिया, अवध भी कब्जा लिया वाजिद अली शाह से, ठीक है, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह से भी कब्जा लिया इसने अवध। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्न। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते इसने सातारा, झांसी, नागपुर, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, इनको सबको कब्जे में ले लिया। बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्न के चक्कर में पंजाब और अवध को भी अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा, ठीक है। इसके टाइम पे कौन से रिफॉर्म्स हुए, ये एज इट इज एग्जाम का क्वेश्चन बनता है तो आपको लिखना है। जैसे कि इसने रिफॉर्म लेके आया था 1853 में, जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, ये सबको पता है, ठीक है, रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस। क्या ये पहली ट्रेन थी? नहीं, पैसेंजर पहली ट्रेन थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से चली थी आपकी थाने, ठीक है, मुंबई से चली थी आपकी ठाणे। ये है पैसेंजर ट्रेन, क्या थी? पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। देन है आगे आपका, अच्छा, सेकेंड ट्रेन भी कहाँ चली थी वो भी लिख लो। सेकेंड ट्रेन जो है ये आपकी मुंबई में ही चली थी, सॉरी कलकत्ता से नागपुर चली थी, ये मालगाड़ी थी लेकिन, ठीक है, कलकत्ता से नागपुर चली थी, ये एक गुड्स ट्रेन थी, ठीक है, मालगाड़ी थी। और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि पहली आपकी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी, ठीक है, मतलब जो पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो चली थी आपकी मुंबई से ही, ये यहाँ पे नोट करके लिख लो, नोट, इसको भी यहीं लेके आते हैं हम, ठीक है। तो सेकेंड जो ट्रेन चली थी वो कलकत्ता से नागपुर ही चली थी, तो बहुत ही बड़ा हो गया ये, हाँ। सेकेंड ट्रेन जो है कलकत्ता से नागपुर चली थी, ये लेकिन मालगाड़ी थी, ठीक है, क्या थी? ये मालगाड़ी थी। और जो पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन चली थी वो 1925 में चली थी, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 कहाँ से कहाँ चली थी? विक्टोरिया से चली थी कुर्ला, ठीक है, विक्टोरिया से कुर्ला, महाराष्ट्र में ये सब कुछ है, ठीक है, विक्टोरिया से कुर्ला महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। तो इसने क्या क्या रिफॉर्म लेके आया? ये इसने रिफॉर्म लेके आया था रेलवे ही इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देन अगले ही साल 1854 में इसने पोस्टल सर्विस भी शुरू कर दी यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज या पोस्ट ऑफिस सिस्टम वाज स्टार्टेड।
and postal stamps were introduced. Was issued. ठीक है, 1854 में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्पैच आता है वुड्स डिस्पैच नाम से। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए। इसके पहले हमने भी एजुकेशन के लिए एक सिस्टम देखी थी मैकलिस की जो मैकलिस मिनट रिपोर्ट 1835 वाली। लेकिन 1854 में वुड्स डिस्पैच करके एक कानून आया था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच। ये रिपोर्ट क्या कहती थी? ये रिपोर्ट बात कर रही थी प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की। तो ये ओवरऑल बात कर रही थी। तो उस डिस्पैच जो था ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी, ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इन इंडिया। और इसी वजह से उस डिस्पैच जो है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है इंडिया का। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। और इसी वजह से उस डिस्पैच जैसे ही लागू हुआ तब से लेके आज तक इसी को लागू किया जा रहा है। और हम लोग जो है पहले प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर सेकेंडरी, एंड देन फिर वी गो फॉर हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी। तो ये सारा जो सिस्टम है ये उस डिस्पैच की सिस्टम है, ठीक है। ये क्या थी? कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो क्या थी स्कीम? प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी तक की सारी बात कही गई थी इसमें, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। और इसी वजह से वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हेंस वुड्स डिस्पैच called as Magna Carta of modern education। ठीक है, मैग्ना कार्टा के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। मैग्ना कार्टा के बारे में इससे पहले तो बता रखा है मैंने कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया था, फारूक सियार के फरमान को, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछला कुछ भी भूलना नहीं, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच जो था ये एजुकेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लेकर आया था, जिसमें इसने बात कर रखी थी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल तक की सारी चीजें इसमें इसने कही थी। किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो ये नेशनल जो सॉरी ये एक एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो बढ़िया पॉलिसी थी जो हम आज तक निभाते आ रहे। अभी थोड़े दिनों बाद जो है, अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, अदरवाइज इतने सालों तक हम इसी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। इसी वजह से उस डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, ये इसके रिफॉर्म्स थे, इसको नोट थोड़ा सा ये नोट नीचे कर लेते हैं हम लोग, है ना। सारे इसके रिफॉर्म्स एक ही पेज पे लिखा के दे देती हूँ मैं आपको, तो अच्छा रहेगा। इसने इस्टेब्लिश किया था कैनल डिगिंग एंड पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी डलहौजी के टाइम पे ही इस्टेब्लिश हुआ था। ही इस्टेब्लिश्ड कैनल डिगिंग एंड पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। का मतलब क्या? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसी के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। अगर क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना है, डलहौजी के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था। डलहौजी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। इसने जो ट्रेड है, ठीक है, जो आपकी पोर्ट सिटी है उनको ओपन कर दिया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ओपन इंडियन पोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसके पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ यही ट्रेड कर पा रहे थे, यूरोप का कोई दूसरा कंट्री जो है यहाँ पे ट्रेड करने लायक नहीं बता था। तो इनकी पूरी एक तरह से मोनोपोली चल रही थी। तो इसने कहा कि अब जो है इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक तरह से हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो क्या होगा कि और भी ज्यादा पैसा आएगा पोर्ट के द्वारा, है ना, पोर्ट के द्वारा। इसी के टाइम पे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्टार्ट हुआ था। 1847 की बात आ रही है, ठीक है। 1847 में एक्चुअली नहीं, इसके पहले की बात है। 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ था रुड़की में। ये भी नोट करके लिख लो, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज
फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया कहाँ पे? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 किसने स्टैब्लिश किया था? फाउंडेड बाय जेम्स थॉमसन, ठीक है, फाउंडेड बाय जेम्स थॉमसन। तो अच्छे अच्छे रिफॉर्म तो हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो रिफॉर्म्स है वो इसने मतलब अपने भलाई के लिए कर रखे हैं, ठीक है, इंडिया के लिए पूरा का पूरा कर रखा है कि नहीं कर रखा है। जैसे एक इंडिया के लिए इसने अच्छा काम किया था, इसने पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, 1856 में, 1856 पास्ट विडो रीमैरिज एक्ट, रीमैरिज एक्ट, ठीक है। ये जो विडो रीमैरिज एक्ट जो था, ये ड्राफ्ट किया था डलहौजी ने, लेकिन इसको पास किया था कैनिंग ने, इसके बाद जो आया था, क्योंकि 1856 तक यही था, लेकिन जो पास हुआ था ये लेट 1857 के अर्ली में पास हुआ था ये जो एक्ट था। तो आपको क्वेश्चन कैसे बनता है पता है क्या? बहुत चालाक हो जाता है एग्जामिनर, यहाँ पे क्या करता है, उसको पता होता है कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये ड्राफ्ट तो डलहौजी ने किया था, लेकिन डलहौजी पास करके नहीं गया था, डलहौजी चला गया था जब तक, लेकिन कैनिंग जो आया था इसके बाद वाला उसने पास किया था। तो ये अच्छे से लिख लो यहाँ पे, दिस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, ड्राफ्टेड का मतलब लिखना, अच्छे से इसको करना। जैसे हमारा जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था, उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रियम्बल कर दिया था, ठीक है। सो विडो रीमैरिज एक्ट ड्राफ्टेड बाय डलहौजी बट पास्ड बाय कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कैनिंग। और जो विडो रीमैरिज एक्ट है इसमें ईश्वर चंद विद्यासागर जी का बहुत बड़ा हाथ है, इन्होंने मेन कंट्रीब्यूटर का काम किया था। ईश्वर चंद विद्यासागर जी है जिन्होंने एक विधवा से शादी की थी, ठीक है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी विधवा से शादी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद ही सोच के देख सकते हो कि किस तरह की हालात होंगी उस टाइम पे, लिबर्टी नाम की कोई चीज नहीं थी औरतों के लिए, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर was also the main contributor ठीक है, मेन कंट्रीब्यूटर। और इसने जो आपका डलहौजी है इसने इस्टेब्लिश किया था गुरखा सिस्टम, गुरखा रिजिम जो होता है, गुरखा रिजिम आपको पता होगा, तो गुरखा रिजिम जो है इसी ने इस्टेब्लिश किया था, ये भी लिख लो, इस्टेब्लिश्ड गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। और इसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस कलकत्ता से मेरठ में ट्रांसफर किया था, ठीक है, ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड बिगेस्ट ऑर्डिनेंस department, I'm sorry for the background, department, biggest ordnance depot from Calcutta to मेरठ, ठीक है, कलकत्ता टू मेरठ, ये सारे इसकी रिफॉर्म्स थी, ठीक है, ये इसकी रिफॉर्म्स थे। और इसी के टाइम पे 1853 में एक चार्टर एक्ट आता है, ये भी लिख लो, चार्टर एक्ट 1853, ये पास होता है, वो पास्ड। और इसमें क्या करते हैं एक्चुअली, जैसे वो हमारी इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसमें इंडियन को ही अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 1853 का जब चार्टर एक्ट पास हुआ तो कंपटीशन में इंट्रोड्यूस किए गए सिविल सर्विसेज में फॉर इंडियन ऑल्सो, ठीक है, कंपटीशन में सिविल सर्विसेज जो था उसमें इंडियन लोगों को भी अलाउ किया गया था, कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया और इंडियन के लोगों को भी यहाँ पे अलाउ किया था। मतलब पहले क्या होता था, अपॉइंटमेंट के द्वारा किया जाता था, ठीक है, यहाँ के जितने भी सिविल सर्वेंट थे
उनको अपॉइंट किया जाता था। अपॉइंट करना मतलब लाइक नॉर्मल उन्होंने इंटरव्यू वगैरह ले लिया या फिर अपने कोई रिश्तेदार है तो उनको अपॉइंट कर दिया। लेकिन आप क्या किया कि कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस करा दिया इसमें, ठीक है, कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस, कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस और इन सिविल सर्विसेज, और जो इंडिया के लोग हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया सिविल सर्विसेज फॉर इंडियन ऑल्सो, फॉर इंडियन ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने ट्रिक क्या खेला था कि इंडियन के लोगों को हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे अलाउ तो करेंगे लेकिन इंडिया में ये एग्जाम नहीं होने वाली थी, ये एग्जाम होने वाली थी लंदन में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डलहौजी के बारे में। डलहौजी का बहुत बड़ा है यहाँ पे काम, ठीक है। डलहौजी तो जो डलहौजी था, ठीक है, डलहौजी था 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है, 1848 से लेके 1856 तक। इसने अनाउंस किया था शिमला एज द समर सेशन कैपिटल। इसके टाइम में इंडो बर्मा वॉर हुआ था, सेकेंड इंडो बर्मा वॉर 1852 में। इसकी ओर से लड़ा था लैम्बर्ट करके, इसका जनरल था ये, ठीक है, कमांडर था लैम्बर्ट। लैम्बर्ट लीड कर रहा था इस वॉर को और इसने कैप्चर कर लिया बर्मा, ठीक है, इसने कैप्चर कर लिया बर्मा। 1850 में इसने सिक्किम भी जीत लिया था, लेकिन सिक्किम बाद में इंडिया से अलग हो गया और फिर बाद में ज्वाइन हुआ 1975-76 के दरमियान। और इस ये जो है लॉर्ड डलहौजी बेस्ट नोन फॉर, ठीक है, ये पहचाना किस लिए जाता है, इसकी दो पॉलिसी, एक है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरी है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्न, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहती है कि अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो आपका जो थ्रोन होगा, जो आपकी राजगद्दी है, जो भी आपका राजपाट है, वो सीधा का सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। और अगर डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्न क्या कहता है, अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो वो अगर हमारे नजर में आता है तो डायरेक्टली हम आपकी जो भी राजपाट है उसको हमारे अंडर ले लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के चक्कर में इसने सातारा सबसे पहले जो है इम्पोज किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सबसे पहले सातारा में, सातारा इज इन महाराष्ट्र, अप्पा साहिब से इसने जो है, अप्पा साहिब से जो है इसने छीना 1848 में, ठीक है, कब 1848 में। फिर आगे 1853 में झांसी को इसने छीना, इसी मद्देनजर कि आपका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है और फिर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो थ्रोन पे बैठेगा नहीं। और फिर बाद में 1854 में नागपुर, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्न इसने पंजाब को छीना और अवध को छीना। पंजाब में 1849 में पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद इसने पंजाब को भी एनेक्सेशन कर दिया एंड देन 1856 में अवध वाजिद अली शाह से छीना। इसने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, तो इसने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। पहली जो पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई से लेके ठाणे 1853 में। आगे 1854 में पोस्ट ऑफिस सिस्टम जो है स्टार्ट की गई थी, पोस्टल स्टैम्प वाज इश्यूड। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी इंडियन एजुकेशन के लिए, इसीलिए वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है। और इसने कैनल डिगिंग और पब्लिक कंस्ट्रक्शन जो इस्टेब्लिश किया था, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, जिसे हम अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसने जो है इंडिया के पोर्ट सिटी जो है वो ओपन कर दिए थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ताकि और भी ज्यादा पैसा आए। सेकेंड ट्रेन चली थी कलकत्ता से लेके नागपुर, गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी। और जो पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन चली थी 1925 में विक्टोरिया से लेके कुर्ला महाराष्ट्र में चली थी। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में बना था, ठीक है, 1847 में बना था, डलहौजी के आने के पहले बना था। एस्टैब्लिशमेंट वगैरह शुरू किया, फाउंडेशन स्टोन वगैरह रखना शुरू हुआ था। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, फाउंडेड बाय जेम्स थॉमसन, ठीक है, फाउंडेड बाय जेम्स थॉमसन, ध्यान रखना है इसका नाम। 1856 में इसने पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट, लेकिन ये 1856 तक यहाँ नहीं था, इसने सिर्फ ड्राफ्ट किया उसको, ठीक है, इसने सिर्फ ड्राफ्ट किया, लिखा करा, उसमें जो भी चीजें लिखनी वगैरह थी वो ड्राफ्ट किया। लेकिन जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो कैनिंग के टाइम में पास हुआ, ठीक है, मतलब 1857 में पास हुआ। ईश्वर चंद विद्यासागर जी का बहुत बड़ा हाथ है विडो रीमैरिज एक्ट के लिए, ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे, इस मेन कंट्रीब्यूटर थे इस एक्ट के लिए, इस रिफॉर्म के लिए। इसी ने इस्टेब्लिश की थी गुरखा रिजिम, ठीक है, गुरखा रिजिम किसने इस्टेब्लिश की थी, लॉर्ड डलहौजी ने इस्टेब्लिश की थी। इसने ट्रांसफर किया था बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस कलकत्ता से मेरठ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा फैल रहे थे, तो इनको चाहिए था हर जगह कुछ ना कुछ इनका जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको
मिलिट्री बेस चाहिए था, तो उन्होंने ट्रांसफर किया था बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस, ठीक है। देन चार्टर एक्ट 1853 इसी के टाइम पे पास हुआ था, जिसमें कंपटीशन इंट्रोड्यूस करा दिया गया था सिविल सर्विसेज में, और इंडियन को भी अलाउ कर दिया गया था सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये पूरा जो था ये था डलहौजी का टाइम। अब आपको क्या लग रहा है डलहौजी ने क्या किया है? डलहौजी ने गलती की है। लेट मी जस्ट ऐड इमेज ओवर हियर। हाँ, डलहौजी की एडमिनिस्ट्रेशन में देखो ये पूरा ये समा गया था पूरा, ठीक है। पंजाब को कब्जा लिया, यहाँ पे आपका सातारा कब्जा लिया, ठीक है, सातारा कब्जा लिया यहाँ पे। ये बर्मा पूरा आपका, ये पूरा बर्मा आ गया यहाँ पे, ठीक है, बर्मा आ गया। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये एक्सपांड कर रहे हैं। अब एक्सपांड कर रहे हैं और फिर ना इसने एक तरह से एक्सपांशन करके गलत गलत नीतियों से एक्सपांड तो किया इसने, नागपुर हत्या लिया, सारा कुछ हत्या लिया इसने। अब एक्सपांड जब वो कर रहा है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना डैश डैश वाला, वो उसने पूरा एक्सपांड कर लिया था, पूरा कब्जे में ले लिया था। अब आप मुझे बताना कि आपका कुछ ये घर है, ठीक है, मतलब ये पूरा एक ऐसा घर है, ओके, अरे ये आपका घर है, और इस घर का एक हिस्सा क्या कर रहा है, कोई दूसरा आके क्या कह रहा है कि ये घर का जो ये हिस्सा है ये आप सही से संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ये घर का जो ये हिस्सा है मैं कब्जा लेता हूँ, ठीक है, मैं इस पे कब्जा कर लेता हूँ, ये मेरा होगा, ठीक है, इट्स माइन। फिर क्या कहेगा कि ये वाला जो घर का ये हिस्सा है ना, ये हिस्से में तो तुम बिलोंग ही नहीं करते हो, ठीक है, ये हिस्से में तुम बिलोंग ही नहीं करते हो, ये तुम बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो, ये हिस्सा मैं रख लेता हूँ, इट्स माइन, ठीक है। फिर बाद में क्या किया इसने, विडो रीमैरिज एक्ट का भी एक तरह से ड्राफ्ट किया। तो ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए गुस्सा पैदा कर रहे थे। गुस्सा कैसे पैदा कर रहे थे, एक तो ये अपनी मनमानी कोई भी पॉलिसी लेकर आके कब्जा कर रहे थे, अपना जो राजपाट है वो छीन रहे थे यहाँ के लोगों का, और दूसरा कल्चरली ये थोड़ा सा डैमेज कर रहे थे। क्या कल्चरली डैमेज कर रहे थे, जो विडो रीमैरिज एक्ट था उस टाइम पे बहुत बड़ा टाबू था, एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ही अजीब सी घटना थी। अब उस तरह का कुछ है क्या, नहीं, अभी बहुत ज्यादा लिबरल हो चुके हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम पे बहुत एक तरह से ऐसा था कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी आ रही है, वेस्टर्न चीजों का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमारा जो कल्चर है वो खराब हो जाएगा, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, धार्मिकता है वो पूरी की पूरी तरह से एक तरह से मैली हो जाएगी, ऐसा यहाँ के लोगों को लग रहा था। तो एक बहुत बड़ा कारण था 1857 का रिवोल्ट होने के लिए, ये डलहौजी की सारी जो पॉलिसी वो लेकर आया था। अब बताना, अगर आपके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, अचानक से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तो क्या वो अचानक से बहुत बड़ा झगड़ा क्या सिर्फ एक छोटे से कारण की वजह से हो सकता है कि उसी दिन वो कुछ कारण हुआ और फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया? नहीं, उसके पीछे बहुत छोटे छोटे कारण लगते हैं। जैसे जैसे डलहौजी ने छोटे छोटे कारणों से यहाँ के लोगों का दिल दुखाया, ठीक है, यहाँ के लोगों में गुस्सा पैदा किया, वैसे ही घर में अगर कभी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, अगर आपने नोटिस किया तो आपको नजर आएगा कि यार ये जो झगड़ा है ये बहुत सालों से पनप रहा था, वो अचानक से एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, दो भाइयों में हो सकता है, दो बहनों में हो सकता है, आपके डैडी और आपके चाचा जी में हो सकता है, ताया जी में हो सकता है, किसी के भी बीच में हो सकता है, आपके मम्मी के बीच में हो सकता है, जो उनकी भाभी है उनके बीच में हो सकता है। तो आप लोगों ने झगड़ा देख रखा हो, तो ये झगड़े में क्या नजर आता है आपको, ये नजर आता है कि चीजें जो है वो बहुत सालों से खराब होती चल जा रही थी, चीजें जो है रिश्ते बहुत बिगड़ रहे थे, तो अचानक से झगड़ा होता है। उसी तरह से 1857 में जो हुआ था, डलहौजी के टाइम से ही, जब से डलहौजी आया था तब से लेके डलहौजी जाने तक ये चीजें इतना बिगाड़ के गया था यहाँ से कि अचानक से रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट इस तरह से हुआ कि जो अंग्रेज थे उनके पैरों तले की जमीन सटक गई थी एकदम से। ऐसा हुआ कि उन लोगों को लगा इतना बड़ा विरोध होगा नहीं, क्योंकि जो बक्सर का विरोध हुआ था उन्होंने वो पूरा का पूरा सप्रेस कर दिया था। बक्सर का विरोध होने के बाद इन्होंने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए, यहाँ के लोगों के लिए काम करने की बात रखी, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर बाद में जब डलहौजी आया, एक्सपांड करने लगा, एक्सपेंशन अच्छा लगा इनको, ठीक है, एक्सपेंशन अच्छा लगा, लेकिन यार सही मामले में अगर आप एक्सपेंशन करते, सही चीजों से एक्सपेंशन करते तो ठीक होता। लेकिन अगर आप किसी का राजपाट ही छीन रहे हो, अगर मैं बोलूं कि आपके घर आऊं और आपका कमरा ही छीन लो, तो आपको कैसा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, है ना। उसी तरह से ये सारा कुछ छीन रहा था, तो इतना गुस्सा था, उसका इमीडिएट कारण कुछ और था, लेकिन पीछे की चीजें भी आपको ध्यान रखने की, ऐसे कैसे ये लोग सारे अचानक से यूनाइट हुए, ठीक है, यूनाइट हुए लेकिन बहुत लेट यूनाइट हुए, लेकिन किस वजह से यूनाइट हुए वो भी याद रखना था। दैट्स वाई डलहौजी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है, डलहौजी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब आगे हम बात करेंगे आपकी कैनिंग के बारे में। इसके बाद का जो गवर्नर आया था वो, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका आया था कैनिंग।
कैनिंग आया था 1856 से लेके 1856 से लेके ये आया था 62 तक, ठीक है। 1856 से लेके 62 तक आया था ये, लॉर्ड कैनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। इसने देखा था रिवॉल्ट आपका 1857 वाला, जो 1857 की जो क्रांति भड़की थी वो इसी ने देखी थी, कैनिंग के टाइम पे हुआ था। तो उसका इमीडिएट कारण तो सबको पता है, ठीक है, उसका इमीडिएट कारण सबको पता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपॉइज म्यूटिनी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिपॉइज म्यूटिनी। इसका इमीडिएट कारण सबको पता है, ठीक है, इसका इमीडिएट कारण सबको पता है, लेकिन इसके पीछे के जो छोटे छोटे कारण ना, वही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके पीछे के छोटे छोटे कारण वो भी लिख लो, जैसे कि बहुत सारे लोग खफा थे, ठीक है, बहुत सारे लोग खफा थे। अब मुझे आप बताना, इतने सालों तक ये यहाँ पे राजपाट कर रहे थे, अंग्रेज यहाँ पे आके राजपाट कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा तबका था जिसको ये लोग खुश रख रहे थे। जैसे अगर आप कहोगे कि अभी मोदी जी जो है, ठीक है, मोदी जी राजपाट कर पा रहे हैं, या फिर मोदी जी का एग्जांपल लो, या फिर ऐसे समझो कि मोदी जी को हटाकर डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे आ गया और वो राजपाट करना शुरू कर दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसने किसी ना किसी तबके के लोगों को, ठीक है, यहाँ के लोगों को खुश किया, तभी जाके वो प्राइम मिनिस्टर बना। उसी तरह से अंग्रेज इतने सालों से यहाँ पे राजपाट कर रहे, तो यहाँ के जो लोग थे ना, स्पेशली फार्मर्स, उनको लगता था कि ये लोग उनके लिए देव मानुष है, ठीक है। जो यहाँ के फार्मर्स थे उनके लिए अंग्रेज बहुत बड़े एक तरह से देव मानुष की तरह काम करते थे, इनको ये सुपीरियर मानते थे। उनको लगता था कि ये रिफॉर्म देकर आ रहे, ये हमको पैसा दे रहे, ये हमको लाइक की कमर्शियल क्रॉप उगाने की चीजें दे रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ के लोगों का सपोर्ट था, इसी वजह से तो इतने सालों तक ये हम पे राजपाट कर पाए। अगर यहाँ के लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो ये तो कब के भाग जाते। तो ये जो इमीडिएट कॉज है वो तो अलग ही है, लेकिन जो छोटे छोटे कॉज है वो भी लिखो। ग्रीवेंसेस ऑफ मासेस, ग्रीवेंसेस ऑफ मासेस, इसमें क्या क्या ग्रीवेंसेस थे? सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल टैक्सेशन सिस्टम जो थी वो बहुत बेकार कर रखी थी इन्होंने, ठीक है। एग्रीकल्चर टैक्सेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन। जो सर्विस थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो क्लर्क के पोस्ट पे थे। किसी इंडियन को सबसे बड़ी पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में कोई मिलती थी तो वो थी आपकी सादर आमीन की। सादर आमीन मतलब कुछ नहीं, क्लर्क की एक पोस्ट थी, ठीक है। सर्विसेज, तो सर्विसेज के लिए भी यहाँ के लोग खुश नहीं थे, कि वो लोग कह रहे थे कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हुए लोग हैं, हमारे पास भी वही डिग्री है, हम भी उसी कॉलेज से पढ़े लिखे, तो हमें जो है एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा वाला पोस्ट चाहिए, ये नहीं कि क्लर्क ही बना के बिठा दो हमको, ठीक है। सादर आमीन सर्विसेज, सादर आमीन इज नथिंग बट क्लर्क, ठीक है। सादर आमीन इज नथिंग बट क्लर्क। ये हाईएस्ट पोस्ट थी किसी भी इंडियन के लिए, हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियन, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियन। और आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी सूबेदार की। तो आर्मी के भी जो लोग हैं वो भी चाहते थे कि उनकी जो पोस्ट है, मतलब उनका जो है प्रमोशन हो। इतने सालों से इनको एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सर्विस दे रहे थे ये लोग, ठीक है, इतने सालों से सर्विस दे रहे थे। आर्मी में ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे अंग्रेजी लोग थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, नो, यहाँ के भी लोगों को उन्होंने एक तरह से समझो जैसे रिक्रूटमेंट कर रखी थी। लेकिन रिक्रूटमेंट करने के बावजूद भी भले वो लोग इतने एलिजिबल हो कि वो बड़े बड़े पोस्ट हैंडल कर सकते, लेकिन उनको सिर्फ सूबेदार की पोस्ट दी गई थी, ठीक है। सूबेदार इन आर्मी, सूबेदार, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट फॉर एनी इंडियन। ठीक है, तो ग्रीवेंसेस क्या थे, लोगों के ग्रीवेंसेस क्या थे, क्या नाराजगी थी? एक तो एग्रीकल्चर में जो टैक्सेशन है वो बहुत ही खराब कर रखा था इन्होंने। सर्विसेज भी अगर दे रहे थे तो सिर्फ सादर आमीन वाला ही एक पोस्ट दे रहे थे, क्लर्क का, वही एक हाईएस्ट पोस्ट था, ठीक है, वही एक हाईएस्ट पोस्ट था इंडियन के लिए। और आर्मी में अगर रिक्रूटमेंट दे रहे तो सिर्फ सूबेदार के ही दे रहे थे, जो कि हाईएस्ट पोस्ट था
इंडियन के लिए। और फिर दूसरा था, देखो दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम था, कमर्शलाइजेशन कर रहे थे ये। यहाँ के फार्मर्स को ये भी हक नहीं था कि वो अपने हिसाब से कोई भी फसल उगा पाए। जैसे नील की खेती के लिए ये जबरदस्ती करते थे, क्योंकि नील यहाँ से सस्ते में लेकर जाकर ये लोग यूरोप में बेचा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का पूरा इन्होंने कमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे आपका नील की खेती वगैरह होना। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा था कि अगर कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं तो इन्होंने ना जो रूरल इंडस्ट्रीज है, छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज है, उन्हीं को खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंडस्ट्री, ये भी एक कारण था, ये भी लिख लो। उसके बाद जो कारण था, क्रिश्चियनिटी का फैलाव। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कल्चरल शॉक बहुत बड़ा शॉक होता है किसी के भी लिए भी, और बहुत जल्दी किसी चीज को अपनाना कल्चरली, जिसके साथ कोई धर्म की बात जुड़ी हुई हो, वो अपनाना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या कहेंगे, पेनफुल भी होता है, बहुत ही काइंड ऑफ शॉकिंग होता है। और इसने इतने रिफॉर्म्स लेके आया था डलहौजी, जैसे विडो मैरिज एक्ट वगैरह हो गया। ठीक है, सती सिस्टम को बैन किया गया था पहले, वो बढ़िया बात थी, लेकिन विडो मैरिज एक्ट इनके लिए उस टाइम के लिए, इंडियन के लिए बहुत बड़ी बात थी वो। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी, तो वो एक इनके लिए शौक था। और ये शौक जो है ये किस वजह से हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हो रहा था, यहाँ पे धर्म का जो है बहुत लोग धर्म चेंज कर रहे थे। ठीक है, सारे के सारे लोग है, एक तबका जो था जैसे आदिवासी लोग वगैरह, ठीक है, उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें जो थी, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी वो एक तरह से बहुत बड़े झगड़े के लिए कारण बन रही थी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऐसे समझो जैसे इनका पापों का घड़ा भरते जा रहा था क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो राजा थे, ठीक है, जो नेटिव राजा थे, उनको भी एक तरह से जो ये पॉलिसी लेकर आया था, उससे डर लग रहा था कि अगर हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा तो ये कब्जा कर लेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के चलते हुए, या फिर गुड गवर्नेंस के चलते हुए। तो ये जो थे नाराज थे, नेटिव जो भी किंग्स थे वो लोग। ठीक है, ग्रीवेंसेस ऑफ नेटिव किंग्स। ठीक है, ग्रीवेंसेस ऑफ नेटिव किंग्स। तो ये एक्चुअल में पीछे के कारण थे इतना बड़ा रिवॉल्ट होने के। जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 की जो लड़ाई हुई थी, क्रांति जो हुई थी, उसके लिए ये पिछले कारण थे। ये जो छोटे छोटे कारण जो थे, ठीक है, ये बन रहे थे एक्चुअल में, एक तरह से इनका पाप का घड़ा भर रहे थे ये कारण, कि एग्रीकल्चर टैक्सेशन गलत कर रखा था। सर्विस में अगर किसी को ले भी रखा है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी सादर आमीन वाली ही पोस्ट दे रहे थे। आर्मी में ले रहे तो सिर्फ सूबेदार पोस्ट के तक ही ले रहे। ठीक है, कमर्शलाइजेशन कर लिया एग्रीकल्चर का। इन एग्रीकल्चर फार्मर को इतना भी हक नहीं था कि वो अपने हिसाब से कुछ फसल उगा पाए। जो रूरल इंडस्ट्रीज थी उनको बर्बाद कर रखा था इन्होंने। देन आपका जो क्रिश्चियनिटी उसको स्प्रेड कर दिया। ठीक है, ग्रीवेंसेस ऑफ नेटिव किंग्स। नेटिव किंग्स जो थे, ठीक है, जो राजा जो थे, नेटिव राजा, उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा था बिकॉज ऑफ दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस पॉलिसी की वजह से। अब 1857 के इमीडिएट कारण क्या थे? इमीडिएट कारण सबको पता है। ठीक है, इमीडिएट कारण अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो डोंट वरी, बता रही हूँ मैं। इमीडिएट कॉज क्या था 1857 का रिवॉल्ट होने के लिए? इमीडिएट कॉज यहाँ पे ये था कि आर्मी में हिंदू मुस्लिम पूरे जो थे, हिंदू और मुस्लिम समाज के आर्मी के मेंबर थे। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, सूबेदार पोस्ट तक थे सारे लोग आर्मी में। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट करते थे। तो वहां पे एक राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस था, ठीक है, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस था, वो कारतूस, ये रूमर फैल गया था कि वो कारतूस जो है वो चमड़े का, चर्बी का कारतूस है। और मुस्लिम लोगों को ये कहा गया कि वो मतलब इस तरह से रूमर फैल गया था कि वो कारतूस जो है वो पिग, ठीक है, जो पिग होता है उसके मांस का बना हुआ है। और हिंदू जो लोग थे, हिंदू जो आर्मी में रिक्रूट हुए थे, उनको कहा गया कि ये काऊ का कारतूस है।
समझ रहे हो क्या हुआ था, ये लिख लो पहले। इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल एक इंट्रोड्यूस कराई गई थी आर्मी में। इनफील्ड राइफल was introduced in the army and greased cartilage was used। ठीक है, जो कारतूस कहते हैं जिसको इंग्लिश में मराठी सॉरी हिंदी में greased cartilage were used। तो ये जो ग्रीस्ड कार्टिलेज थी, ठीक है, तो ये अफवाह फैल गई थी, ये जो चमड़ी है वो चमड़ी है आपकी पिग और काऊ की, ठीक है, पिग और काऊ की। तो पिग और काऊ जैसे ही लोगों ने, यहाँ के लोगों ने सुना, तो मुस्लिम लोग जो है वो पिग को हाथ नहीं लगाते, ठीक है, मुस्लिम लोगों को इससे दिक्कत हो गई। और जो काऊ है ये तो गौ माता है, तो हिंदू लोगों को इससे दिक्कत हो गई। तो इन्होंने, और क्या था, ये कार्टिलेज मुंह से तोड़ना पड़ता था, ठीक है, मुंह से ऐसे छील के उसको भरना पड़ता था और फिर फायर कर सकते थे, इस तरह का कुछ था। तो ये जब रूमर फैला आर्मी बेस में इस तरह से फैला, आग की तरह फैला ये। और आप देख सकते हो कि अगर किसी के धर्म पे बना रही है चीज, तो ये लोग फिर क्या करेंगे, किसी के धर्म पे कोई चीज बनाती है, ठीक है, भले अगर आप वहां पे उस टाइम पे होते तो आप क्या करते, आप बोलते यार हमको अलाउ नहीं है इस तरह का कोई भी चीज करने का। सेम ऐसा ही हुआ। मंगल पांडे एक सिपाही था जो था आपका ब्राह्मण, ठीक है, मंगल पांडे एक सिपाही था जो था ब्राह्मण। जैसे ही उसको पता चला कि ये जो कार्टिलेज है, ये जो ग्रीस कार्टिलेज है, ये कारतूस जो है वो आपका बना हुआ है हमारे गौ माता के चमड़े से, ठीक है, गौ माता के चमड़े से, और इसको हमको हमारे मुंह से चीर के, मतलब ऐसे तोड़ के भरना पड़ता था, ठीक है, वो कार्टिलेज को भरना पड़ता था और फिर फायर कर सकते थे। जैसे ही मंगल पांडे को पता चला तो उसका तो खून खोल उठा, और उसने क्या किया पता है क्या, उसने सीधा वहां के एक ऑफिसर को गोली मार दी, ठीक है, ऑफिसर को गोली मार दी। लेकिन मंगल पांडे की किस्मत खराब थी, वो ऑफिसर मरा ही नहीं, और मंगल पांडे जी को क्या हुआ, फांसी की सजा हुई। लेकिन ये सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार ये बात कहाँ पता चली थी पता है क्या, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। ये भी लिख लो और एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक 34th नंबर की नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर था। 34th नेटिव इन्फेंट्री मतलब समझो जैसे सोल्जर की एक टीम, ठीक है, यूनिट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बनता है 34th नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर। 34th नेटिव इन्फेंट्री में ये रूमर फैल गया, रूमर नहीं था, एक्चुअल में ये चीज थी, ठीक है, कहा जाता है। लेकिन बड़े बड़े अगर आप हिस्टोरियन का बुक पढ़ोगे या फिर उनका रेफरेंस रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि रूमर ही था ये चीज, ठीक है, रूमर था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे लोगों का कहना है। बट अगर आप सही में देखोगे तो ये लोग पागल तो नहीं थे कि अचानक से भड़क जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है, जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है, जहां तक मेरा नॉलेज है और मैं जहां तक किताबें पढ़ चुकी हूँ, वहां पे कहा जाता है कि ये सही बात थी, ठीक है, सही बात थी कि यहाँ पे चमड़ा यूज किया जा रहा था, वो जो स्किन है वो यूज की जा रही थी। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर मंगल पांडे ट्राइड टू शूट अ ऑफिसर, इसी के मद्देनजर, ठीक है, इसी चीज की वजह से उसने ऑफिसर को शूट किया। एंड लेटर, लेकिन वो ऑफिसर मरा नहीं, ये प्रॉब्लम हुआ, वो ऑफिसर मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो ऑफिसर मरा नहीं। लेटर इन अप्रैल मंथ मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई, ही वॉज हैंग्ड, ठीक है, ही वॉज हैंग्ड। तो सबसे पहले ये चीज कहाँ पता चली थी, तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल 34th नेटिव इन्फेंट्री में पता चली, ठीक है। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री जो सोल्जर्स की टीम थी, वहां पे ये चीज पता चली, और ये चीज आग की तरह फैली, ठीक है, ये चीज आग की तरह फैली मेरठ में, ठीक है। मेरठ में जो है आपका, मेरठ में कैवलरी थी, मेरठ 3rd कैवलरी,
अब ये कैवलरी क्या चीज होती है? घोड़ों वाली जो सेना होती है ना, लेट मी जस्ट शो यू। ये जो सेना होती है ना, जो घोड़ों पे बैठ के वॉर में पार्टिसिपेट करती है, ये सेना, ठीक है, इनको कहते हैं कैवलरी। तो ये थर्ड जो कैवलरी थी, ठीक है, थर्ड जो कैवलरी थी, यहाँ के 85 सोल्जर ने एक तरह से रिवॉल्ट कर दिया था। 85 सोल्जर ने रिवॉल्ट कर दिया था सेम इशू को लेकर, सेम इशू ऑफ ग्रीस कार्टिलेज। और उनको फिर पनिशमेंट हुई। पनिशमेंट क्या हुई? 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया था। ये भी लिख लो, 85 soldiers was revolted on the same issue of greased cartilage and they were punished. पनिशमेंट क्या मिली? इम्प्रिजमेंट, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था उनको, इम्प्रिजमेंट, ठीक है। तो ये कब चल रहा था? ये चीज चल रही थी आपकी मार्च महीने में, ठीक है, मार्च महीने में चल रही थी। मार्च और फिर अप्रैल आते आते ये सारी चीजें हुई। फिर मई मंथ में, ठीक है, 10 मई 1857 को, 10th of May 1857 को होता ऐसे है कि सोल्जर जो है वो भड़क जाते हैं और पूरा का पूरा जो मेरठ का जो उनका इन्फेंट्री था, जो कंटेनमेंट था, मेरठ कंटेनमेंट, वो पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं, पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हो। और फिर कहते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा इतिहास में आप 2 बार सुनोगे, एक बार यहाँ के सोल्जर्स के द्वारा 1857 के, और बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो दिल्ली चलो अगर आपको नारा अगर सुनने को मिले, अगर क्वेश्चन में आए कि दिल्ली चलो का जो नारा है सबसे पहले कहाँ आपको सुनने को मिलता है इतिहास में, तो 1857 के रिवॉल्ट के हुई सुनने को मिलता है, ठीक है। तो सोल्जर्स वर रिवॉल्टेड, सोल्जर्स revolted and captured Meerut cantonment. I'm sorry. And captured Meerut cantonment. ठीक है, पूरा का पूरा रिवॉल्व करके पूरा का पूरा मेरठ का कंटेनमेंट ही कैप्चर कर लेते हैं और नारा लगाते हैं दिल्ली चलो का। अब दिल्ली क्यों चलो? दिल्ली में बैठा था मुगल का सम्राट, भले उसको कोई अच्छी पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास चलो, यूनाइट हो, उसको बोलो कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करे, लड़ो इनके खिलाफ, इसलिए इन्होंने नारा लगाया था दिल्ली चलो का। एंड दे गिवन स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो, ठीक है बच्चों, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा लगाया था इसने। और फिर 12th of May को, ठीक है, तुरंत 12th of May 1857 को मेरठ के सोल्जर मिलते हैं बहादुर शाह टू को। बहादुर शाह टू कौन था? मुगल का सम्राट था उस टाइम पे। और फिर स्टार्ट होता है आपका रिवॉल्ट 1857 का, ठीक है। देन ऑन 12th of May 1857 Meerut soldiers met with Bahadur Shah II and started revolt. फिर ये क्रांति भड़कती है और लीडर किसको बनाते हैं? बहादुर शाह टू को बनाते हैं, ठीक है। दिस रिवॉल्ट इज लेड बाय, और लीडर ऑफ दिस रिवॉल्ट इज बहादुर शाह टू। लीडर ऑफ रिवॉल्ट इज बहादुर शाह टू। लेकिन बहादुर शाह टू एक्चुअल में इतना पावरफुल नहीं था, बूढ़ा हो चुका था बहादुर शाह टू। तो इस बहादुर शाह टू को बस नाम के लिए एक तरह से लीडर बनाया गया था, लेकिन रियल कमांड जो थी वो बख्त खान के पास थी, ठीक है, बख्त खान के पास थी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। जो 1856 की जो लड़ाई शुरू हुई थी,
ठीक है। 1856 की जो लड़ाई शुरू हुई थी 29 मार्च 1857 में बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, जो आपकी 34th नेटिव इन्फेंट्री है, वहां का एक सोल्जर जिसका नाम मंगल पांडे, वो इसी के मद्देनजर कि भाई ये जो कार्टिलेज है, ये जो कारतूस है, ये काऊ का है और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे इसको मुंह में ले सकता हूँ, मैं कैसे इसको तोड़ सकता हूँ, कैसे मैं अपना धर्म भ्रष्ट कर सकता हूँ। इसी को गुस्से में, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसने गुस्से में एक ऑफिसर को गोली मार दी, लेकिन वो ऑफिसर मरता नहीं है और मंगल पांडे जी को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। फिर एक महीने बाद तुरंत ये जो चीज है आग की तरह फैलती है। मेरठ में 3rd कैवलरी होती है, वहां के 85 सोल्जर जो है भड़क जाते हैं इसी मुद्दे को इसी मुद्दे के लिए कि भाई कैसे आप लोग हमें अपना हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कह रहे हो, ठीक है, धर्म भ्रष्ट करने के लिए कह रहे हो। और फिर ये क्या करते हैं कि 85 सोल्जर भड़क जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको पनिशमेंट मिलती है, इम्प्रिजमेंट हो जाता है, ठीक है, जेल में डाल दिया जाता है। फिर 10 मई 1857 की लड़ाई में जो सोल्जर्स होते हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं। रिवॉल्ट करके वो क्या करते हैं कि जो आपका मेरठ का कंटेनमेंट है पूरा का पूरा कब्जा लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा कब्जा लेते हैं। इनके पास पूरा हथियार वगैरह आ जाता है मेरठ में जितना भी है। याद है ना कलकत्ता से मेरठ जो ट्रांसफर हुआ था डलहौजी के टाइम का, वो सारी चीजें की बात हो रही है यहाँ पे। और तो ये क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कब्जा लेते हैं और कब्जा लेने के बाद ये क्या करते हैं, दिल्ली चलो का नारा लगाते हैं। दिल्ली चलो का नारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो बहादुर शाह 2 है, उस टाइम का जो मुगल सम्राट था, ठीक है, वो क्या करेगा कि हमारी हेल्प करेगा। तो बहादुर शाह 2 भी इसमें शामिल हो जाता है और इस रिवॉल्ट का लीडर बनता है, ठीक है, इस रिवॉल्ट का लीडर बनता है। तो एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इस रिवॉल्ट में कौन से सेंटर्स थे, ठीक है, सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है कि आपका जो है दिल्ली से कौन इस चीज को फॉलो कर रहा था, या फिर कौन इस रिफॉर्म को, इस रिवॉल्ट को एक तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो दिल्ली से कौन कर रहा था, बहादुर शाह 2 कर रहा था, है ना। दिल्ली से कौन कर रहा था, बहादुर शाह 2 दिल्ली से कर रहा था, बहादुर शाह 2। ठीक है, लेकिन ये नाम मात्र था। रियल जो कमांड थी, बट रियल कमांड वाज अंडर बख्त खान। कौन था, बख्त खान कमांडर था ये, ठीक है, बख्त खान। ठीक है, बाद में बहादुर शाह 2 को जैसे ही रिवॉल्ट खत्म वगैरह होता है, बहादुर शाह 2 को यंगून भेज देते हैं एज अ सजा के तौर पे, और यंगून में इसकी मौत हो जाती है। ये भी लिख लो, लेटर ही was sent to Yangon as a punishment। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग इकट्ठा एक साथ यूनाइट हुए और फिर उनके खिलाफ लड़े, ऐसे नहीं, मतलब सेंटर्स बने हुए थे। दिल्ली से कोई लड़ रहा था, ठीक है, दिल्ली से कोई लड़ रहा था, झांसी से कोई लड़ रहा था, कानपुर से कोई, लखनऊ से कोई। तो ये सारी चीजें ये जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कानपुर से आपके लड़ रहे थे नाना साहिब, ठीक है, 1857 का जो कानपुर का सेंटर था वो था नाना साहिब लड़ रहे थे, कानपुर, लेड बाय नाना साहिब। नाना साहिब जी को जो है सपोर्ट कर रहे थे तात्या टोपे, विद द हेल्प ऑफ या विद द सपोर्ट ऑफ तात्या टोपे। आगे आपका जो लखनऊ है, लखनऊ की जो बेगम हजरत महल है, वो लीड कर रही थी ये जो रिवॉल्ट है, ठीक है, लखनऊ में लेड बाय बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी इस रिवॉल्ट को, ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इनको सपोर्ट कर रहे थे तात्या टोपे विद द सपोर्ट ऑफ तात्या टोपे जी 2 जगह सपोर्ट कर रहे थे, एक तो झांसी में और दूसरा है आपके कानपुर में।
कानपुर में और झांसी में, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई की मौत इसी लड़ाई में होती है, ठीक है। ह्यू ग्रोस करके है, जून 1858 में इनकी मौत हो जाती है, ये भी लिख लो, जून 1858 she was died. When fought with ह्यू ग्रोस, ठीक है। ह्यू ग्रोस के साथ जब इसकी 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जी की मौत हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो जाती है, ह्यू ग्रोस के खिलाफ ये लड़ रही थी। 1858 का ही 1857 का ही रिवॉल्ट था, ठीक है। अलग अलग सेंटर बने थे, जैसे आरा बिहार में ये लेड कर रहे थे कुंवर सिंह, ठीक है, लेड बाय राजा कुंवर सिंह, ठीक है, लेड बाय राजा कुंवर सिंह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है इस रिवॉल्ट के, 1857 के रिवॉल्ट के। इसी वजह से इतने ही सेंटर में लिखा के दे रही हूँ, अदरवाइज इतने बड़े बड़े सेंटर्स है आपको, मतलब इतने ज्यादा लंबी लिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप विकिपीडिया का सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको पूरे के पूरे सेंटर्स। बट एग्जाम में क्वेश्चन इसी 5 सेंटर से ही आते हैं, इसी वजह से मैं इतना ही लिखा के दे रही हूँ। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह 2 लीड कर रहा था 1857 के रिवॉल्ट को, कानपुर में नाना साहेब जी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और आरा में दिस रिवॉल्ट इज लेड बाय राजा कुंवर सिंह, ठीक है, राजा कुंवर सिंह। अब ये एक साथ नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे, सबको सिर्फ अपनी ही जगह की, एक तरह से अपने ही एरिया को बचाना था। ये अगर एक साथ यूनाइट होकर लड़ते तो शायद हम 1857 में ही आजाद हो जाते, बट हुआ नहीं ये सारी चीज, ठीक है। तो ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने किताबें लिखी है, नोट करके लिखो। जैसे नोट हमारे जो सावरकर साहब है, ठीक है, वीडी सावरकर जिसे कहते हैं, तो वीडी सावरकर जी ने बुक लिखी थी, उसके उन्होंने कहा था कि ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। वीडी सावरकर जी बुक लिखी थी इन्होंने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसी रिवॉल्ट पे लिखी थी, बाद में लिखी है, ठीक है, ऑन दी रिवॉल्ट ऑफ 1857 और ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857 करके एक किताब है जो एस.एन. सेन जी ने लिखी थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एस.एन. सेन जी ने किताब लिखी थी, ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857, ठीक है, ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857, एस.एन. सेन जी ने ये किताब लिखी थी, ओके। और एक हिस्टोरियन हुए थे, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए थे, आर.सी. मजुमदार करके, ठीक है। आर.सी. मजुमदार जी ने क्या कहा था, ना ये पहला था, ना ये इंडिपेंडेंस के लिए था, ठीक है, ना ये उन्होंने कहा था, इट वाज नीदर फर्स्ट नॉर वॉर नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ना ये पहला वॉर था, ना ये इंडिपेंडेंस के लिए था, ना ही ये एक तरह का किसी तरह से वॉर कंसिडर किया जा सकता है। तो ये भी लिख लो, ये आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि किसने कहा था 1857 के रिवॉल्ट को कि ये ना वॉर था, ना इंडिपेंडेंस के लिए था, ना ये पहला था करके। तो ये कहा था आर.सी. मजुमदार जी ने, आर.सी. मजुमदार सेड, क्या थे ये, हिस्टोरियन थे, बहुत फेमस हिस्टोरियन थे, ठीक है। said it was neither first, ठीक है, it was neither first nor war not for independence, ठीक है, ना ही पहला था, ना ही ये वॉर था, ना ही ये
आपके इंडिपेंडेंस के लिए था, आरसी मजूमदार जी ने कहा। क्या आपको ये सच लगता है? जहां तक मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि देखो सब लोग अपना अपना एरिया बचाने में लगे थे। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह टू अपना एरिया बचाने में लगा, कानपुर में नाना साहेब जी, लखनऊ में बेगम हजरत महल झांसी की रानी, आपकी रानी लक्ष्मीबाई, आरा में कुंवर सिंह। तो ये लोग अगर इकट्ठा आ जाते, ठीक है, इकट्ठा आकर लड़ते, तो शायद कुछ और ही मंजर होता, शायद कुछ और ही यहाँ पे रिजल्ट लगता। लेकिन हुआ यूं कि ये सारी चीजें ऐसी हुई कि सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे, और ये जो अंग्रेज थे इनके पास बहुत ज्यादा एक तरह से टेक्नोलॉजी की लाइक की टेक्नोलॉजी वगैरह थी। तो इन्होंने क्या किया कि सारा का सारा 1857 का जो रिवॉल्ट है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, सप्रेस कर दिया पूरा का पूरा। तो ये लिखो 1858 में, जैसे ही 1857 वाली पूरी घटना खत्म हुई, 1858 में क्राउन ने कहा कि बस हो गया, बहुत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी तरह का कोई काम नहीं करेगी। सारा का सारा काम जो है, सारा का सारा चीज जो है वो सीधा क्राउन के अंडर आएगा, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लो। इन 1858 इंग्लिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है। इंग्लिश पार्लियामेंट passed गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है ये पास होता है। इसमें ये क्या कहते हैं कि ये किसके टाइम पे था? कौन था गवर्नर जनरल? कैनिंग था। कौन था गवर्नर जनरल? कौन था? कैनिंग था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग था। ये क्या करते हैं? एंड कर देते हैं रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और डायरेक्ट रूल जाता है क्राउन के मत्थे, ठीक है। एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन वॉज स्टार्टेड, ठीक है। किसके टाइम पे हो रहा था ये सारी चीजें? कैनिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, कैनिंग के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये भी कहा गया था अगर जरूरत नहीं है तो अंग्रेजों को ना घुसाने की जरूरत नहीं है स्टेट के मामलों में, ठीक है। ये भी लिख लो। नो अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ in the affairs of state, in the affairs of state or association of Indians, ठीक है। अननेसेसरी तुमने नाक घुसाई और इसी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट देखने को मिला। तो अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपकी किसी भी तरह से वहां पे जरूरत नहीं है तो आप उनके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करोगे, ठीक है। आप उनके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करोगे। और यहीं पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को कन्वर्ट कर दी गया वायस रॉय की पोस्ट से, ठीक है। ये भी लिखो, वायस रॉय की पोस्ट जो है बना दी गई। तो वही पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, फिर उसको बाद में चेंज करके वायस रॉय कर दिया, ठीक है। वायस रॉय पोस्ट was created, और वायसराय क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा क्राउन को, ठीक है। ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, ठीक है। क्या होगा? ये रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का, वायसराय। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को खत्म करके वायसराय पोस्ट बना दी। तो इसके किसके टाइम पे हो रहा था ये सारी चीजें? कैनिंग के टाइम पे हो रहा। तो कैनिंग क्या था? ये पहला वायसराय था इंडिया का। कैनिंग वाज फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कैनिंग ने ही जो पॉलिसी बनाया था डलहौजी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, उसको खत्म कर दिया था। विड्रॉ
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ठीक है, विड्रॉ कर लिया इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। और एक पोस्ट बनाई गई थी, उस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी लिख लो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऐसी पोस्ट थी जिस ये ऐसे समझो जैसे 15 लोगों की एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल। ठीक है, 15 लोगों का एक 15 मेंबर का एक ग्रुप हुआ करता था इंडियन काउंसिल। तो ये क्या करते थे, इंग्लैंड में बैठ के यहाँ पे इंडिया में रूल करते थे, और उन सब का जो काम जो था, मतलब लाइक कि कोई पॉलिसी वगैरह बना रहा है, तो उन पॉलिसीज को, उन मेंबर की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट वॉज क्रिएटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट वॉज क्रिएटेड। तो ये किसके ऊपर था, ये 15 मेंबर की कमिटी बनाई थी, इनके ऊपर एक तरह से ये देख रेख करता था, एक तरह से समझो कि इनका सुपरवाइजर की तरह था। ये इंडियन काउंसिल करके बनाई गई थी, इंडियन काउंसिल 15 मेंबर की एक टीम बनाई गई थी। इधर लिख लेती हूँ, वेट, इंडियन काउंसिल। ठीक है, कितने मेंबर थे इसमें, 15 मेंबर थे। और ये इंडिया में नहीं आते थे, ये वहीं पे बैठ के इंग्लैंड में ही बैठ के पॉलिसीज बनाते थे इंडिया के लिए। ठीक है, रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड, रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, मिनिस्टर था ब्रिटिश का। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये पूरा जो था 1857 का रिवॉल्ट। तो 1857 का रिवॉल्ट ऐसा था कि छोटे छोटे कारणों की वजह से पूरा गुस्सा फैला हुआ था सारे के सारे लोगों में। जैसे अगर हम देखें, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था कैनिंग के टाइम में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1856 से लेके 62 तक था ये रिवॉल्ट हुआ। सिपाही म्यूटिनी करते हैं इसको, सिपाही म्यूटिनी। ग्रीवेंसेस क्या थे मासेस में, लोगों में क्या गुस्सा था, एक तो एग्रीकल्चर टैक्सेशन की वजह से, सर्विस में भी सूबेदार, सर्विस में भी आपको सदर आमीन की पोस्ट मिल रही थी, आर्मी में सिर्फ सूबेदार की पोस्ट मिल रही थी। कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, फार्मर्स का, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, और रूरल इंडस्ट्री जो थी उसको खत्म कर दिया था। क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, धर्म पे भी एक तरह से संकट आ गया था, और जो नेटिव किंग्स थे उनको भी गुस्सा आ रहा था बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नेंस। इमीडिएट कॉज क्या था कि जो इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी मिलिट्री में, आर्मी में, वो जो ग्रीस कार्टिलेज था, ये माना जा रहा था कि उसमें काऊ एंड आपकी पिग का मांस है। तो काऊ का अगर मांस हो तो हिंदू लोग उसके लिए एक तरह से विरोध कर रहे थे, और पिग के लिए मुस्लिम लोग विरोध कर रहे थे। 29 ऑफ मार्च 1857 में बैरकपुर वेस्ट बंगाल का जो 34 नंबर का नेटिव इन्फेंट्री था, वहां का सोल्जर मंगल पांडे, ये एक ब्राह्मण था, उसने कहा कि ये मैं करूंगा नहीं। उसने शूट कर दिया वहां के ऑफिसर को, लेकिन वो ऑफिसर मरा नहीं, और अप्रैल मंथ में ही मंगल पांडे जी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मेरठ में यही बात फैली। थर्ड कैवलरी, कैवलरी क्या होती है, घोड़ों वाली सेना। ये सेना में 85 जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया सेम इशू को लेकर, कार्टिलेज के इशू को लेकर, और उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। तो बेचारों को पनिशमेंट मिली, पनिशमेंट क्या मिली, उनको जेल में डाल दिया गया। और 10 मई 1857 को सोल्जर्स ने पूरा का पूरा मेरठ कंटेनमेंट जो है उसी को एक तरह से कब्जा कर लिया, और स्लोगन दिया दिल्ली चलोगा। दिल्ली जाकर इन्होंने 12 मई 1857 को रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट का एक तरह से फैसला ले लिया, रिवॉल्ट को अनाउंस कर दिया। और अनाउंस में उन्होंने कहा कि बहादुर शाह 2 जो है वो हमारे लीडर होंगे इस रिवॉल्ट के। फिर इसके अलग अलग सेंटर बने इसी रिवॉल्ट के। दिल्ली में बहादुर शाह 2 जी जो है इसको लीड कर रहे थे, कानपुर में आपके नाना साहेब लीड कर रहे थे, लखनऊ में आपके बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और आरा में कुंवर सिंह जी लीड कर रहे थे। इस रिवॉल्ट को लेकर बहुत सारे जो थिंकर्स है उन्होंने बुक्स लिखे, जैसे वीडी सावरकर जी ने बुक लिखा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एसएन सेन जी ने लिखा है कि ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857, ये बुक लिखी है उन्होंने इसी बात को लेकर। ठीक है, लेकिन आरसी मजूमदार जो हिस्टोरियन है उन्होंने कहा था ना ये वॉर है, ना ये पहला था, ना ये इंडिपेंडेंस के लिए था। इट वॉज नीदर फर्स्ट नॉर वॉर नॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इन 1858 में ये सारा कुछ पूरा इन्होंने खत्म किया, अंग्रेजों ने सप्रेस किया सबको,
और इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो पूरी तरह से खत्म करके क्राउन के अंडर ये पूरा का पूरा डायरेक्ट रूल जो है वो क्राउन का शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि अगर नेसेसरी नहीं है तो आप जो है स्टेट के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करोगे। और एक नई पोस्ट निकाल दी गई वायसराय की, तो कुछ नहीं, बस ये वायसराय की पोस्ट कुछ नहीं थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसी को एक तरह से नाम चेंज करके बना दिया वॉइसराय। ठीक है, वॉइसराय पोस्ट जो है वो बना दी गई। और वॉइसराय क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का। तो कैनिंग जो था ये पहला वायसराय बना इंडिया का और ये आखिरी गवर्नर जनरल था इंडिया का। ठीक है, और इसने विड्रॉ कर ली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट है वो भी क्रिएट कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ नहीं, मिनिस्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये इंडियन काउंसिल के 15 मेंबर जो थे वो रूल करते थे इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम कहाँ से पढ़ रहे थे, देखो हमने शुरू किया था आई थिंक डलहौजी से शुरू किया था आज। ठीक है, इस क्लास में हमने डलहौजी से शुरू किया था। तो डलहौजी था जो इतने बड़े एक रिफॉर्म का कारण बना था। ठीक है, डलहौजी जो था ये इतने बड़े रिफॉर्म का कारण बना था। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वॉइस में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ईमेल कर सकते हो aimrailway100@gmail.com के ऊपर। ठीक है, aimrailway100@gmail.com के ऊपर। अब आगे हमारा शुरू होता है फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपके जो कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन का जो आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें। और अब थोड़ा ये लाइक 7-8 क्लासेस में खत्म हो जाएगा और मैं तुरंत ही उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी आज ही के आज ही, और आज ही के आज सब कुछ अपलोड करने की कोशिश करूंगी। लेट्स सी क्या होता है, बट मैं पूरा डिटरमिन हूँ कि भाई अब करना ही करना है, खत्म ही करना है, हिस्ट्री को खत्म करना है, फिर पॉलिटी शुरू कर देंगे। फिर से पॉलिटी वैसे हो चुका है, ऑलमोस्ट पॉलिटी खत्म हो चुका है, बस मुझे थोड़ा सा उसमें कट पेस्ट जो होता है ना चीजें वो करनी है। सो या खत्म हो जाएंगे हमारे ये 2 बड़े सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे और फिर छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है वो भी मैं खत्म करूंगी जल्दी से जल्दी। होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज aimrailway100@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैं उसको 100% उसका जो ग्रीवेंसेस है आपके वो कम करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर कुछ चीज मेरे हाथों के बाहर है तो फिर आई डोंट थिंक सो आई कैन डू मच, बट या आई डू माय बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।